हेलो बच्चों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया जिसे अरविंद कुमार सिंह जी ने लिखा है उसके पाठ का सारांश किया था। अब हम करेंगे उसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकते हैं? इसका उत्तर होगा, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकते क्योंकि हर साधन का अपना ही एक महत्व होता है। आज के समय में एसएमएस से संदेश बहुत ही छोटे और कम शब्दों में भेजे जाते हैं और हम एसएमएस द्वारा भेजे गए संदेशों को संभाल कर भी नहीं रख सकते। माना कि आज के समय में एसएमएस बहुत ही जल्द पहुंच जाते हैं, उनको सेकंड भी नहीं लगता अपने संदेश पहुंचाने में, जबकि पत्रों को वो संदेश पहुंचने में बहुत समय लगता है। वहीं पत्रों का आकार बड़ा होता है और उनका अस्तित्व स्थायी होता है, जिन्हें भविष्य के लिए संभाल कर रखा जा सकता है। पत्रों प्रेम गहरा लगाव और उनमें से एक प्रकार की आत्मीयता होती है, यानी उन पत्रों से एक अलग ही जुड़ाव होता है। पत्रों की संग्रहीता कर पुस्तक का आकार दिया जा सकता है, जबकि हम एसएमएस के साथ ऐसा नहीं कर सकते। एसएमएस पाने के लिए हमें मोबाइल की आवश्यकता होती है, जबकि पत्र पाने के लिए हमें किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न नंबर 2, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, काडित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। इसका उत्तर होगा, जैसे खत को उर्दू भाषा में खत बोलते हैं, संस्कृत भाषा में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, तेलुगु में ही जाबू, तेलुगु में ही लेख, तमिल में काडित, हिंदी में पाथी और चिट्ठी भी हिंदी भाषा में बोला जाता है। प्रश्न नंबर 3, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं? लिखिए। इसका उत्तर होगा, पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए सभी देशों में बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे पाठ्यक्रम यानी सिलेबस में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया है। विश्व डाक संघ की ओर से 1972 में कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, यानी लेटर लिखने की कंपटीशन होता है और इस प्रतियोगिता में 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है। प्रश्न नंबर 4, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। इसका उत्तर होगा, पत्र व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखे हुए होते हैं, जो कि उनसे जुड़े प्रियजन को अधिक भाव विभोर कर देते हैं। पत्रों में हम अपनी सारी भावनाएं लिख डालते हैं और हम जितने चाहे उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं, जबकि एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं होती है। एसएमएस को ज़्यादा समय तक याद भी नहीं रखा जा सकता। पत्र देश, काल, समाज को जानने का एक साधन है। विश्व के ज़्यादातर संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों को एक अनूठा संग्रह किया गया है, यानी पत्रों को हम हाथ से लिखते हैं, इसलिए उनमें हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, जबकि एसएमएस तो हम मोबाइल में टाइप करते हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा भावनाएं नहीं होती है। पत्रों को एक बुक के रूप में करके पब्लिश किया जा सकता है, जबकि एसएमएस के साथ ये नहीं हो सकता है, इसलिए पत्र धरोहर हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? इसका उत्तर है, चिट्ठियों की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता और पत्रों का चलन ना कभी कम हुआ है ना कभी कम होगा। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम है जो केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। आज के समय में भी बहुत से लोग पत्र का ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे राजनीति में पत्रों के द्वारा ही व्यवहार होता है, पर ये सब काम मोबाइल से नहीं हो सकते हैं, इसलिए चिट्ठियों की जगह कोई ये मोबाइल और फैक्स नहीं ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे पाठ से आगे। पाठ से आगे भी कुछ प्रश्न है, चलिए अब हम उनको करते हैं। प्रश्न नंबर 1, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर कौन कौन सी कठिनाइयां आ सकती है? पता कीजिए। इसका उत्तर होगा, बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर पत्र को मिलने वाले व्यक्ति को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि उसको टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी पड़ेगी, यानी उसे फाइन भरना पड़ेगा। जब वो फाइन भरेगा वो लेटर उसे तभी मिल सकता है। प्रश्न नंबर 2, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया है, एक पता है, कैसे? इसका उत्तर है, पिन कोड शब्द का पूरा अर्थ होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ये किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है।
ये 6 अंकों का होता है और इसके हर एक अंक का अपना ही एक महत्व होता है और ये अंक हमें बताते हैं कि ये पत्र किस राज्य के किस क्षेत्र का है, क्योंकि इसमें हर एक अंक में अपने कुछ ना कुछ छिपा होता है। पहला अंक राज्य को, अगले 2 अंक उसके उपक्षेत्र तथा अंतिम 3 अंक संबंधित डाकघर को सूचित करते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पिन कोड संख्याओं के रूप में लिखा गया एक पते की तरह ही होता है। प्रश्न नंबर 3, ऐसा क्यों होता है कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर ही आते हैं? इसका उत्तर होगा, महात्मा गांधी भारत में ही नहीं, वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय थे और वे भारत में कहाँ रहते हैं ये सभी लोगों को पता होता है। वास्तव में वे कहीं भी रहे, पत्र उन तक तो पहुंचा ही दिया जाता है और उन्हें मिल भी जाता है। वे किसी एक स्थान के ना होकर भी पूरे भारत का प्रतिनिधि करते हैं। महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर उन्हें पत्र को भेजा जा सकता है और उन्हें वो पत्र मिल भी जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे अनुमान और कल्पना। इसमें भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चलिए अब उन्हें करते हैं। प्रश्न नंबर 1, रामधारी सिंह दिनकर की कविता भगवान के डाके आपकी पाठ्य पुस्तक में है। उसके आधार पर पक्षी और बादल को डाके की भांति मानकर अपनी कल्पना से एक लेख लिखिए। इसका उत्तर है, वैसे तो ये लेख आपको अपने आप ही लिखना चाहिए, पर मैंने इसके लिए कुछ लिखा है जिसे आप पढ़ सकते हैं। मनुष्य बहुत ही जिज्ञासु प्राणी है। वह अपने के बारे में जानने का इच्छुक रहता है। शायद इसी कारण ही पत्र अस्तित्व में आए हैं। पत्रों के आदान प्रदान का ये सिलसिला कबूतरों से शुरू होकर आज वर्तमान समय में मोबाइल, फैक्स, ईमेल तक पहुंच गया। आज संचार के इन नए साधनों ने पत्रों को प्रभावित तो किया है, लेकिन इसके बाद भी पत्र अपना अस्तित्व खोया नहीं है। वे अभी भी ऐसे ही लोकप्रिय बने हुए हैं। ग्रामीण जीवन में यानी गांव में पत्रों की अपनी एक जगह है। वहां के अनेकों काम डाक विभाग की मदद से ही होते हैं। वहां डाकियों को एक देवदूत के रूप में माना जाता है। इसी प्रकार पक्षी और बादल भी डाके हैं, पर ये भगवान के डाके हैं। ये भगवान के संदेश को हम तक पहुंचाते हैं। इन प्राकृतिक डाकियों की लाई चिट्ठियां हम लोग पढ़ ना पाए, पर उसमें प्रेम और सद्भाव का संदेश छिपा होता है। ये प्राकृतिक डाकिये किसी स्थान विशेष की सीमा में बंधकर काम नहीं करते। ये डाकिये किसी के साथ कोई भेदभाव भी नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 2, संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास ने बादल को संदेशवाहक बनाकर मेघदूत नाम का काव्य लिखा है। मेघदूत के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए और इसके बारे में लिखिए। इसका उत्तर होगा, मेघदूत जो है वो विश्व प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार कालिदास की एक रचना है और वे काव्य संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यानी जो उन्होंने मेघदूत लिखा है वो संस्कृत भाषा में है। इस कथा इस प्रकार है कि कुबेर अलकापुरी नरेश थे, जिनके दरबार में अनेक यक्ष रहते थे। ये यक्ष कुबेर की सेवा किया करते थे और इन्हीं यक्षों में से एक यक्ष की नई नई शादी हुई थी और वह अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। वह अपनी पत्नी को यादों में खोया रहता था और राज दरबार के कार्यों में प्रमोद दिखाता था। कुबेर को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अपनी पत्नी से अलग रामगिरी पर्वत पर रहने का श्राप दे दिया। श्रापित यक्ष रामगिरी पर्वत पर रहने लगा। समय बीतने के साथ ही वर्षा ऋतु का आगमन हुआ और आकाश में उमड़ते काले बादलों को देखकर यक्ष को अपनी पत्नी की याद आई और वो उससे बहुत ही व्याकुल हो उठा। वे जड़ चेतन को भूलकर इन्हीं काले बादलों अर्थात मेघ को दूत बनाकर अपनी पत्नी के पास भेजता है। वे मेघ को रास्ते में पड़ने वाले विशेष स्थान तथा मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों को समझाता है। कुबेर से यक्ष की तड़प नहीं देखी जाती और वे यक्ष को श्राप मुक्त कर देते हैं। यक्ष खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ अलकापुरी में रहने लगता है। इस कथा का मेघदूत नामक काव्य में बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 3, पक्षी को संदेशवाहक बनाकर अनेक कविताएं एवं गीत लिखे गए हैं। एक गीत है, जा जा रे कागा विदेशवा, मेरे पिया से कहिए संदेशवा। इस तरह के 3 गीतों का संग्रह कीजिए। प्रशिक्षित पक्षी के गले में पत्र बांधकर निर्धारित स्थान तक पत्र भेजने का उल्लेख मिलता है। मान लीजिए आपको एक पक्षी को संदेशवाहक बनाकर पत्र भेजना हो, तो आप उस पत्र में किसे भेजना चाहेंगे और उसमें क्या लिखना चाहेंगे? इसका उत्तर है, प्रश्न के आधार पर 3 गीत इस प्रकार हैं। जैसे पहला, कबूतर जा 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 पहले प्यार की चिट्ठी साजन को दिया। दूसरा है, उड़ जा काले कागा तेरे मुंह विच खंड पावा। तीसरा है,
जारे कारे बादरा बलम के पास, वो है ऐसे बुद्धू न समझे ये प्यार। और यदि मुझे किसी पक्षी को संदेशवाहक बनाकर पत्र भेजना पड़े तो मैं ईश्वर को पत्र भेजना चाहूंगी। इस पत्र में मैं लिखूंगी कि हे ईश्वर, लोगों में आपसी प्रेम, सद्भाव और त्याग जैसे मानवीय गुणों का थोड़ा विकास हो जाए और लोगों के बीच में जो छुआछूत, ऊंच नीच आदि की भावना है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। इस प्रश्न का उत्तर आप अपने आप भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप अपने पत्र में क्या लिखना चाहेंगे, भगवान को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने पत्र में। केवल पढ़ने के लिए दी गई रामदरस मिश्र की कविता चिट्ठियां को ध्यानपूर्वक पढ़िए और विचार कीजिए कि क्या ये कविता केवल लेटर बॉक्स में पड़ी निर्धारित पते पर जाने के लिए तैयार चिट्ठियों के बारे में है, या रेल के डिब्बे में बैठी सवारी भी उन चिट्ठियों की तरह है जिनके पास उनके गंतव्य तक का टिकट है, पत्र के पते की तरह। और क्या विद्यालय भी एक लेटर बॉक्स की भांति नहीं है, जहां ये उत्तीर्ण होकर विद्यार्थी अनेक क्षेत्रों में चले जाते हैं। अपनी कल्पना को पंख लगाइए और मुक्त मगन से इस विषय पर विचार विमर्श कीजिए। इसका उत्तर मैंने अपने तरीके से लिखा है, आप चाहें तो आप भी अपने शब्दों में इसे लिख सकते हैं। जैसे चिट्ठियां बंद लिफाफे में होती है, कोई किसी की खुशी की चिट्ठी होती है तो कोई किसी के गम की यानी दुख का संदेश होती है। सभी तरह की चिट्ठियां एक ही लेटर बॉक्स में जाती है, परंतु वो सबके एक दूसरे के सुख दुख को नहीं जानती है। वैसे ही रेल के डिब्बे में लोग चिट्ठियों की तरह ही अलग अलग जगहों पर जाते हैं और अपने स्थान पर पहुंचना चाहते हैं, और वो भी चिट्ठियों की तरह एक दूसरे से अजनबी ही होते हैं। वैसे ही विद्यालय की कक्षा में सभी विद्यार्थी साथ साथ ज्ञान अर्जित करते हैं, यानी पढ़ते हैं, मिलजुल कर साथ रहना सीखते हैं, और पढ़ाई होने के बाद वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, यानी वो अपना अलग अलग करियर चुन लेते हैं, बिल्कुल चिट्ठियों की तरह ही। वैसे मनुष्य भी एक लेटर बॉक्स में पड़ी चिट्ठियों की तरह ही हो गया है, क्योंकि एक साथ रहते हुए भी वे सभी एक दूसरे से अनजान हैं, अर्थात एक दूसरे को जानते नहीं है। जैसे आज के समय पड़ोसियों का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता और ना ही वे एक दूसरे के सुख दुख में भी भाग लेते हैं। अब है भाषा की बात, इसमें भी कुछ प्रश्न उत्तर है, चलिए अब वो करते हैं। प्रश्न नंबर 1, किसी प्रयोजन विषय से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशासित पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। इसका उत्तर है, पत्र से जुड़ने वाले 10 शब्द ये हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, बधाई पत्र, त्याग पत्र, निमंत्रण पत्र, शिकायती पत्र, वार्षिक पत्र, प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र, संधि पत्र और सरकारी पत्र। प्रश्न नंबर 2, व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ इक प्रत्यय के योग से बना है। इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोज कर लिखिए। अब इसका उत्तर है, इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द इस प्रकार हैं, जैसे साहित्यिक, स्वाभाविक, दैनिक, व्यावसायिक, जैविक, प्रारंभिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, पौराणिक और ऐतिहासिक। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, जैसे रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, इस संधि में ई प्लस ई इज इक्वल टू ई हुआ है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि और उदाहरण खोज कर लिखिए। मुख्य रूप से स्वर संधियां 4 प्रकार की मानी गई हैं, दीर्घ, गुण, वधि और यण। हस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद हस्व या दीर्घ आ ई उ आ आए तो आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ ई उ ही हो जाते हैं। इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे संग्रह प्लस आल्य इज इक्वल टू संग्रहालय, महा प्लस आत्मा महात्मा। इस प्रकार के कम से कम 10 उदाहरण खोज कर लिखिए और अपनी शिक्षिका या शिक्षक को दिखाइए। इसका उत्तर होगा गुरु उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, हिमालय, हिम प्लस आल्य, स्वेच्छा, सु प्लस इच्छा, संग्रहालय, संग्रहालय प्लस आल्य, अनुमति, अनु प्लस मति, भोजनालय, भोजन प्लस आल्य, सदैव, सदा प्लस एव, रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, सूर्य उदय,
सूर्य प्लस उदय। आई होप आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें।